हालचाल हैं आप सबके। तो मैं हर्ष गोयल आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज। काफ़ी सारे बच्चों को इस चैप्टर में प्रॉब्लम आती है बेसिकली, तो कोई बात नहीं, देखते हैं आज कितने सारे बच्चों के कितने डाउट रहने वाले हैं। और आई होप मेरे हिसाब से आपके 99.9% डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आफ्टर दिस वीडियो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके कंटेंट्स में हम बेसिकली टॉपिक्स देखेंगे, कौन कौन से टॉपिक्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है और फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, दोनों ही डिफरेंट चीज़ हैं। तो आगे हम डिस्कस करेंगे फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम। मतलब इसमें हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस करेंगे किसकी, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की। नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड एंड डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड लास्ट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है। तो ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है, एक फॉरेन करेंसी की तरह होती है। द स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज विद अ कंट्री रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ ऑल फॉरेन करेंसी विद द आरबीआई एट द पॉइंट ऑफ टाइम। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, एट द टाइम, एक टाइम पर आरबीआई के पास चाहे वो डॉलर है, पाउंड है या फिर कोई और करेंसी है, कितनी करेंसीज स्टॉक में अवेलेबल है, वो तो सारा क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज। मतलब एक्सचेंज करने के लिए इस टाइम स्टॉक में मेरे पास कितनी करेंसी पड़ी है। अगर मान के चलो मैं आरबीआई हूँ और मेरे पास डॉलर भी है, पाउंड भी है, यूरो भी है और बाकी सारी करेंसीज भी हैं, तो वो जितनी करेंसीज मेरे पास हैं वो मेरा क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज हो जाएगा। क्लियर, ये तो होता है फॉरेन एक्सचेंज। अब ये रेट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट एक ऐसी चीज होती है, फॉर एग्जांपल $1 का रेट 50 रुपीज है या फिर $1 का रेट 80 रुपीज, ठीक है। तो ये $1 जो होगा वो 80 रुपए के बराबर है या 50 रुपए के बराबर है। मतलब मेरे को 80 रुपए के बदले कितने डॉलर मिलेंगे या 50 रुपए के बदले मेरे को कितने डॉलर मिलेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज रेट। कि मेरी जो करेंसी की वैल्यू है वो डॉलर में, यूरो में या पाउंड में कितनी होने वाली है, उस करेंसी के बदले मेरे को कितनी करेंसी मिलेगी। तो चलो इसकी मीनिंग देखते हैं। द रेट एट विच डोमेस्टिक करेंसी कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर अ फॉरेन करेंसी इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, एक ऐसा रेट जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी को एक्सचेंज कर दे, किस करेंसी से, फॉरेन की किसी भी करेंसी। फॉरेन में तो बहुत सारी कंट्री आ गई, आप किसी भी कंट्री को ले सकते हो। हमारी डोमेस्टिक डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी के साथ क्या कर दे, एक्सचेंज कर दे, किस रेट पर, उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलेंगे। इट इज द प्राइस पेड इन डोमेस्टिक करेंसी फॉर बाइंग अ यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। एग्जाम्पल, इफ 50 रुपीज आर टू बी पेड टू बाई $1 देन एक्सचेंज रेट इज $1 इक्वल्स टू 50 रुपीज। कि अगर मेरे को मार्केट से $1 परचेज करना है तो $1 के बदले मेरे को कितने रुपीज पे करने पड़ेंगे, 50 रुपीज। तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज रेट। क्लियर। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबल से तो आप ये समझ लीजिए पहले, मतलब मार्केट में जो भी प्राइजेस होने वाले हैं वो बहुत जल्दी अप एंड डाउन होते जाएंगे। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कौन फिक्स करता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट फिक्स करता है मार्केट फोर्सेस। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कौन फिक्स करता है, मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस में क्या आ जाता है, बेसिकली अगर आपसे कोई पूछ ले मार्केट फोर्सेस क्या होती हैं, तो इसका मीनिंग ये है, मार्केट फोर्सेस में आ जाती है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई
किसी चीज़ की डिमांड और सप्लाई की वजह से उसके रेट में कोई चेंज आ रहा है या उसके रेट में कोई फ़र्क आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो चलो डिस्कस करते हैं। फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का ही दूसरा नाम क्या है, फ्लोटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज। इज दैट रेट विच इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिमांड और सप्लाई उस प्रोडक्ट की या उस करेंसी की क्या चलने वाली है, ठीक है। द एक्सचेंज रेट एट विच डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी इज इक्वल टू इट्स सप्लाई इज कॉल्ड पार रेट ऑफ एक्सचेंज या इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। जिस पॉइंट पर डिमांड और सप्लाई आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। इक्विलिब्रियम तो हम 11th और 12th से पढ़ते ही आ रहे हैं। इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहाँ पर दो चीज़ें आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती है। डिमांड और सप्लाई आपस में क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। एक एग्जांपल लेते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का। फॉर एग्जांपल चलो इसमें एक वेजिटेबल का एग्जांपल लेते हैं। हम मार्केट में कोई भी वेजिटेबल परचेज करने जाते हैं और उस वेजिटेबल का रेट क्या रहने वाला है, 50 रुपये किलो, ठीक है। इसमें आलू का एग्जांपल ले लो। आलू का एग्जांपल अगर हम लेते हैं 50 रुपये पर किलो है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर आज की डेट में उसका रेट 50 रुपये किलो है और सब्जी वालों को पता लग जाएगा कि हाँ उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। आज 100 लोग परचेज कर रहे थे, कल 200, 300, 400, 500, मतलब आलू की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो उस टाइम पे जो वेजिटेबल सेलर होएगा, जो सब्जी वाला होएगा, वो क्या करेगा, उस 50 रुपये प्रति किलो को चेंज करके क्या कर सकता है, 60 भी कर सकता है, 70 भी कर सकता है और 80 भी कर सकता है। रीज़न क्या है, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है और आलू उतना मार्केट में होगा नहीं उस डिमांड को पूरा करने के लिए। तो सेलर क्या कर देगा, उसका रेट बढ़ा देगा और उस वजह से उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कुछ टाइम के लिए वहाँ पर स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाएगी। और सेम चीज़ अगर मार्केट में डिमांड कम है और आलू बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो उस टाइम पे जो वेजिटेबल सेलर होएगा वो उसका प्राइस क्या कर देगा, कम कर देगा। अब देखो, जो आलू की बात हो रही है, कौन सी मार्केट की बात हो रही है, वेजिटेबल मार्केट की बात हो रही है। प्राइस कौन चेंज कर रहा है इसका, वेजिटेबल सेलर। गवर्नमेंट का तो कोई रोल नहीं है। मार्केट में डिमांड और सप्लाई की वजह से ये रेट क्या हो रहे हैं, अप एंड डाउन हो रहे हैं। तो उसको मैं क्या बोलूँगा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। क्यों, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं होने वाला है। प्राइस कौन चेंज कर रहा है, वेजिटेबल सेलर, और डिमांड और सप्लाई की वजह से। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। वहीं पर अगर गवर्नमेंट का रोल आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ये अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। क्लियर, चलो नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। डिटर्मिनेंट्स क्या होने वाले हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के। देखो डिटर्मिनेंट्स बेसिकली दो ही होंगे, या तो डिमांड होगी या सप्लाई होगी, ठीक है। क्या होते हैं, चलो डिस्कस करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर टू बेसिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फॉलोइंग इज ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द बोथ दीज डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। या तो डिमांड या सप्लाई, दो ही डिटर्मिनेंट्स होने वाले हैं किसके, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड कैसी रहने वाली है फॉरेन एक्सचेंज के वक्त, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। हायर द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लोअर द डिमांड ऑफ द एक्सचेंज एंड वाइस वर्सा। डिमांड वाला चैप्टर सबने पढ़ा है, उसी का रूल थोड़ा सा अप्लाई हो रहा है। देखो, डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड किससे इन्वर्स होने वाली है, प्राइस से। यानी कि अगर रेट क्या हो गया, बढ़ गया, तो डिमांड तो ऑटोमेटिकली कम होनी होनी है। जब रेट बढ़ेगा तो डिमांड तो कम होएगी, और अगर रेट क्या हो जाएगा, कम, तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रेट कम होएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो चलो डायग्राम में डिस्कस करते हैं। डायग्राम देखते हैं इसका क्या होने वाला है। देखो, ये मेरे पास रेट 1 है, रेट 2 है, ये इंडियन रुपीस टू डॉलर में है, ठीक है। यहाँ पर यूनिट्स आने वाली हैं, 100 यूनिट चाहिए या 200 यूनिट। जब एक्सचेंज रेट क्या था, ज़्यादा था, $1 के बदले आपको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं, 70।
तो डिमांड क्या थी, कम। जैसे ही रेट क्या आया, डाउन, रेट हो गया कम, तो डिमांड तो ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाएगी। पर ऐसा करना क्यों है, रीज़न क्या है इस चीज़ का? देखो, पहले $1 का रेट कितना चल रहा था, 50, और अब $1 का रेट कितना चल रहा है, 80 रुपये। ठीक है, तो देखो एक छोटी सी बात है, अगर पहले $1 लेने के बदले तुम्हें बाहर 50 रुपीज़ पे करने पड़ रहे थे, 50 रुपये पे करने पड़ रहे थे बाहर, तो उस टाइम तो कम ही जा रहे थे, तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, डॉलर की डिमांड करोगे। रीज़न क्या है, उस टाइम हमारी करेंसी बाहर वालों के पास कम जा रही है, रेट कम है, तो डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पर अगर तुम्हें $1 के बदले 80 रुपये देने पड़ जाएंगे, उस टाइम पे करेंसी का प्राइस क्या है, हाई है, डिमांड क्या होएगी, कम होएगी। क्यों कम होएगी, क्योंकि यूएस के पास तो हमारे 80 रुपये जा रहे हैं, पर हमारे पास तो सिर्फ एक ही डॉलर आ रहा है, जबकि पहले हमारे सिर्फ 50 रुपये जा रहे थे। अगर अब 80 रुपये जाएंगे, रेट बढ़ गया ना, तो तुम क्या कर दोगे, डिमांड कम कर दोगे, क्योंकि हमारे पास यूएस की करेंसी क्या आ रही है, कम आ रही है। क्लियर? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिमांड और सप्लाई की वजह से चेंज होता है, गवर्नमेंट का किसी प्रकार का कोई रोल नहीं होगा, मार्केट फोर्सेस इसे चेंज करेंगी। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। देखो, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल ऑपोजिट है किसका, डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, दस हायर द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हायर द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड वाइस वर्सा। यानी कि सप्लाई और रेट जो है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, सप्लाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और रेट क्या होएगा, डिक्रीज होएगा, तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर आपके पास कोई चीज़ स्टॉक में अवेलेबल है, स्टॉक का मतलब काफ़ी सारी यूनिट्स उसकी अवेलेबल है, आपको पता है आने वाले समय में उस चीज़ का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जब उसका प्राइस बढ़ेगा तब आप मार्केट में सप्लाई क्या करोगे, ज़्यादा, मतलब 100 यूनिट की बजाय 200-300 यूनिट्स निकाल दोगे। रीज़न क्या है, उस चीज़ का प्राइस क्या हो गया, मार्केट में बढ़ गया। और जब उस चीज़ का प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तब आप सप्लाई क्या कर दोगे, कम कर दोगे मार्केट में। तो देखते हैं डायग्राम के थ्रू इसमें क्या आने वाला है। देखो, जब रेट ज़्यादा था तब सप्लाई क्या थी, ज़्यादा। रीज़न क्या है, अगर मैं इसे यूएस के अकॉर्डिंग देखता हूँ, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग देखता हूँ, यूनाइटेड स्टेट क्या सोचता है, $1 का प्राइस 70 रुपये है, तो यूएस सोचेगा मेरे को इस समय डॉलर की सप्लाई करने में फ़ायदा है। रीज़न क्या है, अगर वो डॉलर की सप्लाई ज़्यादा कर देगा तो उसे 70 रुपये के हिसाब से पेमेंट मिलेगी, और अगर वो डॉलर की सप्लाई कम करता है, जब डॉलर का रेट कितना होएगा, 50 रुपये, ठीक है, यहाँ पर उसे डॉलर की सप्लाई बढ़ानी नहीं है, डॉलर की सप्लाई उसे बढ़ानी नहीं है। रीज़न क्या है, उसे 50 रुपये मिलेंगे, कम मिलेगा। तो इस टाइम पे जब रेट कम चल रहा होगा तब सप्लाई भी क्या रहने वाली है, कम रहने वाली है, और जब रेट ज़्यादा रहेगा तब सप्लाई भी क्या रहने वाली है, ज़्यादा रहने वाली है। क्लियर? तो इसमें जो स्लोप शो होएगी वो अपवर्ड शो होएगी सप्लाई। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आने वाला है, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज और पार रेट ऑफ एक्सचेंज। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज और पार रेट ऑफ एक्सचेंज दोनों एक ही मेथड के नाम है। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज और पार रेट ऑफ एक्सचेंज अकर्स व्हेन सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। यानी कि जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो उस केस में हम उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज। चलो डायग्राम के थ्रू देखते हैं हम। देखो, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, डिमांड का डायग्राम देखेंगे। डिमांड के अकॉर्डिंग जब मेरे पास रेट कम था तो डिमांड क्या थी, ज़्यादा थी, और जैसे ही मेरे पास रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, वैसे ही डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर? इसमें स्लोप डाउनवर्ड आ रही थी। ये मेरे पास डिमांड का कर्व था, और अगर मैं सप्लाई का कर्व देखता हूँ तो सप्लाई के कर्व में क्या था, जब रेट कम था तो सप्लाई भी क्या थी, कम थी, और जैसे ही रेट बढ़ गया तो सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई। इसमें स्लोप अपवर्ड के थ्रू थी। ये सप्लाई की है और ये डिमांड की है। अब मैं इन दोनों डायग्राम को क्या करने वाला हूँ, कंबाइन करने वाला हूँ।
तो अगर मैं कंबाइन करता हूँ, सबसे पहले रेट 1, जब रेट कम था तो डिमांड क्या थी, ज़्यादा थी, और सप्लाई क्या थी, कम थी। ये मेरे पास क्या आ गई, सप्लाई। और अब जैसे ही रेट मैंने क्या किया, बढ़ा दिया, रेट बढ़ाने की वजह से सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई, और डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। डिमांड कम हो गई और सप्लाई बढ़ गई। तो ये देखो, ये तो आ गई हमारी सप्लाई की स्लोप, और यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, डिमांड की स्लोप। तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जहाँ पर ये आपस में दोनों कट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर मेरी डिमांड और सप्लाई क्या है, इक्वल है। देखो, जैसा कि यहाँ पर रेट था और यहाँ पर रेट था, रेट 1 और रेट 2। यहाँ पर जब रेट कम था तो डिमांड क्या थी, ज़्यादा, और सप्लाई क्या थी, कम। रेट बढ़ा, सप्लाई कम हो गई, और डिमांड क्या हो गई, सॉरी, डिमांड कम हो गई और सप्लाई हमारी इंक्रीज हो गई रेट बढ़ने की वजह से। यहाँ पर ये डिमांड की स्लोप आ गई और ये सप्लाई की। यहाँ पर जब इसने कट किया तो इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, इक्विलिब्रियम पॉइंट का नाम दिया। सेम ग्राफ हमने यहाँ ड्रॉ किया, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट पर यहाँ पर मेरा क्या आ गया, रेट और डिमांड और सप्लाई, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई आपस में क्या होने वाली है, इक्वल। सेम चीज़ यहाँ पर डिस्कस हो रही है। क्लियर? तो चलो, इसी के साथ हम अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे नए टॉपिक का नाम क्या होने वाला है, इम्पैक्ट ऑफ चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड एंड सप्लाई। अब अगर डिमांड और सप्लाई किसी भी प्रकार से चेंज हो रही है या किसी भी मेथड से चेंज हो रही है, डिमांड चाहे बढ़ रही है, कम हो रही है, या सप्लाई कम ज़्यादा हो रही है, तो उसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हमारे पास पड़ने वाले हैं। सबसे पहले, एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी मीन्स दैट पीपल वांट टू बाय मोर ऑफ दैट करेंसी एट द सेम एक्सचेंज रेट। यानी कि अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उसी रेट पर जो पीपल्स हैं, उसी रेट पर पर्सन्स जो हैं, वो उस करेंसी को और परचेज करना चाह रहे हैं और उसकी डिमांड हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड का क्या मतलब हुआ, बिल्कुल ऑपोजिट। उसी रेट ऑफ एक्सचेंज पर पीपल्स जो हैं वो उस करेंसी को और ज़्यादा कम खरीदना चाह रहे हैं, उसको खरीदना नहीं चाह रहे हैं। रीज़न क्या है, उसके लिए उन्हें ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। सेम चीज़ सप्लाई में है, अगर सप्लाई किसी चीज़ की इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, जो फॉरेन है वो सेम रेट पर अपनी करेंसी को और ज़्यादा क्या करना चाह रहा है, सप्लाई बढ़ाना चाह रहा है। यानी कि जब रेट इंक्रीज हुआ था तो सप्लाई भी क्या हो रही थी, इंक्रीज। अब फॉरेन वाले क्या कह रहे हैं, इसी रेट पर हमें और ज़्यादा सप्लाई करनी है, तो वो क्या हो गया, इंक्रीज इन सप्लाई। और अगर कोई रेट कम चल रहा है तो उसी रेट पर फॉरेन वाले सप्लाई क्या देना चाह रहे हैं, कम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीज इन सप्लाई। क्लियर? वी विल लुक फॉर सिचुएशंस हाउ दीज अफेक्ट अवर एक्सचेंज रेट्स। मतलब ये 4 सिचुएशंस अब हमारे एक्सचेंज रेट को कैसे अफेक्ट करती है, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। सबसे पहले सिचुएशन 1। सिचुएशन 1 हमारे पास क्या थी, इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, यूएस डॉलर डेप्रिसिएशन और डोमेस्टिक करेंसी। सबसे पहले डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। अब देखो बच्चों, डेप्रिसिएशन क्या होता है और एप्रिसिएशन क्या होता है और डीवैल्यूएशन क्या होता है। क्लियर? डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन के बीच में सबसे पहले मीनिंग अपना क्लियर करना। डेप्रिसिएशन क्या होता है और डीवैल्यूएशन क्या होता है। देखो, मीनिंग दोनों का बेसिकली सेम है। दोनों केस में हमारी करेंसी की वैल्यू क्या जाएगी, करेंसी की वैल्यू तो डाउन जाएगी, चाहे डेप्रिसिएशन है या फिर डीवैल्यूएशन है। पर वर्क कैसे करता है, जो डेप्रिसिएशन होता है वो मार्केट फोर्सेस की वजह से होता है, मार्केट फोर्सेस की वजह से। सीधी सी बात, डिमांड और सप्लाई की वजह से अगर हमारी करेंसी में वैल्यू कम हो रही है तो वो क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। पर अगर गवर्नमेंट की वजह से हमारी करेंसी की वैल्यू अप एंड डाउन जा रही है तो उसको मैं क्या बोलूँगा, डीवैल्यूएशन ऑफ मनी। और डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन ऑफ मनी हमेशा रेट्स के क्या होती हैं, ऑपोजिट होती हैं। रेट्स के क्या होती हैं, ऑपोजिट होती हैं। मतलब अगर $1 का रेट क्या था, 50 रुपीज़ था,
और $1 का रेट अब 60 रुपीज़ हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी 50 रुपये की जगह अब 60 रुपीज़ हो गया तो इसका मतलब करेंसी की वैल्यू बढ़ गई। इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। मैंने अभी आपको बोला है डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन ऑफ मनी वो रेट्स के क्या होंगी, ऑपोजिट होंगी। यहाँ पर अगर 50 रुपये की जगह अब 60 रुपये हुआ है तो इसका मतलब ये डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन है। अगर गवर्नमेंट ने किया तो डिवैल्यूएशन, और अगर मार्केट फोर्सेस की वजह से हुआ तो डेप्रिसिएशन। पर लेकिन ऐसा क्यों सर, यहाँ पर तो हमें वैल्यू बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो फिर हम इसे डेप्रिसिएशन या डिवैल्यूएशन क्यों बोलेंगे? मनी की वैल्यू कम कैसे हुई है? ये तो 50 रुपये की बजाय 60 रुपये हो गए हैं, ये तो बढ़ गई है। आप सबके दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी, कन्फ्यूजन थोड़ी सी क्रिएट हो रही है। चलो इसे एक छोटी सी चीज़ के थ्रू समझते हैं। देखो, अगर आपको पहले $1 परचेज करना था, $1 के बदले आप कितने रुपए दे रहे थे उसको? 50 रुपये। अब $1 के बदले आपको कितने रुपए पे करने पड़ रहे हैं? 60 रुपीज़। यानी कि आपके पास पहले जब 50 रुपये थे तब आप उसका $1 ले पा रहे थे, पर लेकिन अब आपके पास 50 रुपये हैं, आपको डॉलर नहीं मिलेगा जब तक आपके पास कितने रुपए नहीं होंगे? 60 रुपये। इसका मतलब आपकी करेंसी की वैल्यू फॉरेन मार्केट में गिर चुकी है। जो चीज़ आप पहले 50 रुपये की खरीद रहे थे, अब उस चीज़ के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 60 रुपये। चीज़ तो वही है, कीमत भी वही है, ठीक है, पर लेकिन आपको करेंसी ज़्यादा देनी पड़ रही है। रीज़न क्या? आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई है। नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। एक जैकेट है, ठीक है, एक जैकेट का एग्जांपल लेता हूँ। उस जैकेट की कीमत 500 रुपये है। जैकेट वही है, उसकी कीमत कितनी है? 500 रुपये। 10 दिन बाद आप वो सेम जैकेट परचेज करने जा रहे हो। जैकेट सेम है, सब कुछ सेम है, आप कहीं से भी किसी भी मार्केट से सेम जैकेट ट्राई कर लेना, उस जैकेट की कीमत कितनी हो जाएगी? 600 रुपये हो जाएगी फॉरेन मार्केट में। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैकेट तो सेम है, डॉलर तो सेम ही है, पर पहले उसके लिए आपको कितने रुपए देने पड़ रहे थे? 50। अब आपको कितने देने पड़ रहे हैं? 60। तो इसका मतलब आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई है। जो चीज़ आप 50 में खरीद पा रहे थे, अब आपको उसके लिए कितने देने पड़ रहे हैं? 60। ये होता है डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन का मतलब। डिवैल्यूएशन को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे आगे जब हमारे पास फिक्स्ड एक्सचेंज रेट आएगा। क्लियर? डेप्रिसिएशन का मतलब पता लग गया, करेंसी कैसे गिरती है मार्केट फोर्सेस की वजह से। तो चलो हम सिचुएशन 1 डिस्कस करते हैं। सिचुएशन 1 में क्या था? डिमांड कर्व शिफ्ट्स फ्रॉम D to D1. This caused a rise in the equilibrium exchange rate from OR1. Now $1 is available for 70 rupees instead of 60 rupees earlier. Thus, other things remaining constant, increase in demand for the foreign currency leads to a rise in exchange rate. इसका मतलब क्या हुआ? देखो सीधी सी बात, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं या हम डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले जब हमारे पास रेट क्या था? कम था। रेट कम होने की वजह से जो मार्केट है उसकी तरफ से क्या होनी चाहिए थी? सप्लाई कम होनी चाहिए थी, और डिमांड क्या होनी चाहिए थी? ज़्यादा होनी चाहिए थी। इसने यहाँ पर क्या बोला? डिमांड कर्व शिफ्ट फ्रॉम D to D1. D से D1 पर शिफ्ट हो गया डिमांड कर्व। दिस कॉज अ राइज इन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट OR to OR1. अब OR से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? OR1 पर। नाउ $1 इज अवेलेबल फॉर ₹70 इंस्टेड ऑफ 60 रुपीज़। पहले $1 किस रेट में अवेलेबल था? 60 रुपीज़ के। ये हमारा $1 जो है वो कितने रुपीज़ के बराबर था? 60 रुपीज़ के। बट लेकिन नाउ $1 इज अवेलेबल फॉर 70 रुपीज़। आराम से समझना कोई चीज़, अगर मार्केट में किसी चीज़ की डिमांड ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो उस समय हम क्या करेंगे? डिमांड और सप्लाई को बराबर में लाने के लिए मैं सप्लाई वाली चीज़ का रेट क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा, ताकि डिमांड और सप्लाई एक्चुअल में मीट हो जाए। तो सेम चीज़ वो कहना चाह रहा है कि अगर डिमांड बढ़ती ही जाएगी, डिमांड बढ़ती ही जाएगी, डिमांड बढ़े जा रही है, तो इतनी सप्लाई लाएंगे कहाँ से? डॉलर की सप्लाई लाएंगे कहाँ से जब डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ रही है? तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि करेंसी की वैल्यू को क्या कर देते हैं? डेप्रिशिएट कर देते हैं। यानी कि सीधी सीधी बात, डॉलर को महंगा कर देते हैं। तो इम्पैक्ट क्या पड़ा? अगर डिमांड इंक्रीज हो रही है तो डॉलर को हमने क्या कर दिया? महंगा कर दिया।
डॉलर पहले कितने का आ रहा था, 60 रुपए का, अब डॉलर कितने का आएगा, 70 रुपीज़ का। तो ये क्या होगी, हमारी करेंसी क्या होगी, डेप्रीशिएट होगी, करेंसी की वैल्यू कम होगी, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई क्या होगी, स्टेबल हो गई। क्लियर, ये फर्स्ट इंपैक्ट था हमारा, फर्स्ट सिचुएशन थी। सेकेंड सिचुएशन हमारे पास क्या आती है, देखो सिचुएशन 2 में क्या है, इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी यूएस डॉलर, एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। देखो इसमें क्या बोलता है, अगर डिमांड क्या है, किसी चीज़ की डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है, तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी, एप्रिशिएट हो जाएगी। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले आप वेजिटेबल परचेज कर रहे थे, वेजिटेबल मार्केट में बल्क में पड़ी हुई थी, सप्लाई बहुत सारी थी, पर आपकी डिमांड ही नहीं थी, तो उस टाइम क्या करेंगे, सब्जी का प्राइस डाउन कर देंगे, सब्जी का प्राइस डाउन कर देंगे, जिसकी वजह से डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सेम चीज़ यूएस डॉलर के साथ है, डॉलर का प्राइस क्या कर देंगे, कुछ समय के लिए गिरा देंगे, जिसकी वजह से डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। याद रखना इम्पैक्ट है, डिक्रीज हो रही है डिमांड, डिमांड अगर डिक्रीज हो रही है तो डोमेस्टिक करेंसी क्या होगी, एप्रिशिएट होगी, यानी कि फॉरेन करेंसी क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। इस केस में फॉरेन करेंसी क्या हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, और अपनी करेंसी क्या हो रही है, एप्रिशिएट हो रही है। हम भी तो आगे रहेंगे ना यूएस डॉलर से। तो चलो देखते हैं डायग्राम के थ्रू। देखो जब हमारी करेंसी का रेट क्या था, ज़्यादा था, मतलब हमें रेट ज़्यादा पे करना पड़ रहा था, किसका, डॉलर का। $1 के बदले हमें कितने रुपीस पे करने पड़ रहे थे, 60 रुपीज़। तो उस टाइम पे डिमांड क्या थी, कम थी। अब उन्होंने क्या करना है, डिमांड को सप्लाई के स्टेबल करना है, क्योंकि इम्पैक्ट तो बढ़ चुका है। अब वो डिमांड को स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, डिमांड को जब उन्होंने स्टेबल करना है तो हमारी करेंसी का प्राइस क्या हो जाएगा, एप्रिशिएट हो जाएगा। तो सेम चीज़ हुई है, रेट पहले हमें कितना पे करना पड़ रहा था, 60 रुपीज़, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आपकी करेंसी का प्राइस बढ़ा देते हैं, अब हम आपको $1 कितने रुपीज़ में पे कर देंगे, 50 रुपीज़ में। डन। नेक्स्ट सिचुएशंस देखते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन 3 हमारे पास क्या आती है, देखो सिचुएशन 3 हमारे पास आती है, इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इज एप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। देखो रीजन क्या आता है, इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, सप्लाई को इंक्रीज करना है, सप्लाई को क्या करना है, इंक्रीज। अगर हमें किसी भी चीज़ की सप्लाई को बढ़ाना है तो हमें उस सामान को क्या करना पड़ेगा, सस्ता करना पड़ेगा, तभी तो लोग आएंगे और तभी मैं सप्लाई बढ़ा पाऊंगा। तो अब यहाँ पर अगर मैं डॉलर का एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर $1 का रेट कितना था, 60 रुपये था। 60 रुपये की वजह से इसकी सप्लाई भी क्या आ रही थी, कम आ रही थी, सप्लाई क्या आ रही थी, कम आ रही थी। अब मैंने क्या किया, या फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ने क्या किया, रेट को थोड़ा सा गिरा दिया। अब 60 रुपये की बजाय कितना कर दिया, 50 रुपये, यानी कि अब हमारी करेंसी क्या हो गई, एप्रिशिएट हो गई। तो इस केस में सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रीज़न क्या है, अगर $1 मेरे को पहले 60 रुपये का मिल रहा था और अब वो 50 रुपये का मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है मैं तो डिमांड ज़्यादा करूँगा और सप्लाई तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो ही जानी है। तो यहाँ पर क्या है, सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए इसको क्या करना पड़ा, मेरी करेंसी को एप्रिशिएट करना पड़ा। क्लियर। तो चलो नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास क्या आती है, इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। रीज़न क्या है, अब सप्लाई ज़रूरत से ज़्यादा हो गई, मतलब डिमांड बहुत बढ़े जा रही है, डिमांड बहुत बढ़े जा रही है, पर मेरे पास इस टाइम सामान कम है, यानी कि डिमांड तो बढ़ गई पर डॉलर इस टाइम कम पड़ा है। तो डॉलर की डिमांड कम हो जाए, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डॉलर का रेट बढ़ा दूंगा। तो देखो पहले रेट कितना था, 50 रुपये, पहले रेट कितना था, 50 रुपये। इस केस में लोग क्या करे जा रहे हैं, डिमांड बढ़ाई जा रहे हैं, बढ़ाई जा रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे को क्या है, सप्लाई भी ज़्यादा देनी पड़ रही है। पर अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, सप्लाई को डिक्रीज करना है, सप्लाई को क्या करना है, डिक्रीज। तो मैं क्या कर दूंगा, डॉलर का रेट महंगा कर दूंगा, डॉलर को बढ़ा दूंगा, कितने रुपए पे ले आऊंगा, 60 रुपये पे, जिसकी वजह से इसका मतलब क्या हुआ, हमारी करेंसी की वैल्यू क्या हो गई, डेप्रीशिएट हो गई और सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, अब एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इसमें डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहला डिफरेंस, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ अ फॉल इन एक्सचेंज रेट। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का क्या मतलब होता है, ये एक्सचेंज रेट में क्या कर देता है,
फॉल कर देता है, यानी कि एक्सचेंज रेट हमारा क्या हो जाता है, गिर जाता है, हमारा क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन में क्या होएगा, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ राइज इन एक्सचेंज रेट, यानी कि डेप्रिसिएशन जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी का क्या होएगा, डेप्रिशिएट होएगा, तब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रीज़न क्या है, हमारी करेंसी क्या हो गई, सस्ती हो गई, तो लोग इसे ज़्यादा परचेज करेंगे, तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेस रुपीज़ आर नीडेड टू बाय यूएस डॉलर, जब हमारी करेंसी का रेट बढ़ जाएगा, मतलब एप्रिशिएट हो जाएगा, तो उस समय हमें क्या करना पड़ेगा, यूएस डॉलर को परचेज करने के लिए हमें कम पैसा देना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, अगर $1 पहले 40 रुपीज़ का था, $1 कितने का था, 40 रुपीज़ का था, अब मेरे को क्या करना है, एप्रिशिएट करना है। मैंने पहले भी बताया था, एप्रिशिएट और डेप्रिसिएशन ये रेट का क्या होता है, ऑपोजिट होता है। तो एप्रिशिएट का मतलब क्या होएगा, जब मैं यहाँ 40 की जगह क्या लिखूंगा, 30, यानी कि मेरे को $1 कितने का मिल रहा है, 30 रुपीज़ का, तो मेरे को $1 के लिए अब इंडियन करेंसी कम पे करनी पड़ रही है। इस पॉइंट में वो यही कहना चाह रहे हैं, लेस रुपीज़ आर नीडेड टू बाय अ यूएस डॉलर, बट लेकिन मोर रुपीज़ इज नीडेड टू बाय अ यूएस डॉलर। क्यों, क्योंकि हमारी करेंसी क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई। अब इसका मेन इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जब मेरे को यूएस डॉलर के बदले पैसे कम देने पड़ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, यूएस डॉलर ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करूंगा, तो उन्हें क्या करनी पड़ेगी, सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा, वो सप्लाई क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। या फिर डिमांड क्या होएगी, डिक्रीज इन डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज, या फिर डिमांड हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट, इसके कॉजेज क्या होंगे, इंक्रीज इन डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज और डिक्रीज इन सप्लाई फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। मतलब उस टाइम पे हम अपनी सप्लाई तो रोक देंगे और उधर से डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। हम अपनी सप्लाई क्यों रोक देंगे, रीज़न क्या है, हमें ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है, हमें अपनी करेंसी ज़्यादा देनी पड़ रही है, तो उस समय मैं क्या कर दूंगा, अपनी सप्लाई कम कर दूंगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या बनता है, एक्सचेंज रेट फॉल्स फ्रॉम $1 इक्वल्स टू, एग्जाम्पल सेम $1 अगर मैं 40 का ले रहा हूँ, तो इसमें क्या होएगा, फॉल कर जाएगा, यानी कि 30 रुपये मेरी करेंसी क्या होगी, एप्रिशिएट हो गई। अब सेम डॉलर मेरे को कितने का मिल रहा है, 30 रुपये का। और इसमें अगर मैं एग्जांपल $1 का लेता हूँ, तो $1 पहले मेरे को 40 का मिल रहा था, डेप्रिसिएशन की वजह से अब वो सेम डॉलर मेरे को कितने का मिलेगा, 50 रुपीज़। क्लियर। ये मेन डिफरेंस था एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। बच्चों मिलते हैं फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या था। यहाँ तक हमारा पार्ट 1 कवर है, जिसमें हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को डिस्कस किया है और डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन ऑफ द फॉरेन करेंसी, जिसमें बच्चों को बेसिकली बहुत ज़्यादा डाउट्स आते हैं, वो कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और